नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बैंकिंग मैट्रिक्स में। हम इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी IC01 हमारी चल रही है। इसमें हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। अब अगली क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लेम्स के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें यह कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर ए लॉस कवर्ड। अगर किसी भी इंसान ने कोई इंश्योरेंस ले रखी है और उसको अगर लॉस हो जाता है तो उसको ये कंपनसेट कर देगा फाइनेंशियली। कौन? इंश्योरेंस। तभी तो कोई इंसान इंश्योरेंस लेता है उसी के लिए, तो ताकि उसको अगर कुछ लॉस होता है तो उसको पैसा मिल जाए, उसके जो लॉस है वो मिटिगेट हो सके, वो कम हो सके। ठीक है। पर एक चीज़ ये भी है कि इंश्योरेंस लेने के बावजूद भी कोई भी नहीं चाहता कि उसका लॉस हो। नो वन विशेज फॉर अ लॉस इवन इफ इट इज़ कवर्ड। अगर हमने मान लो कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है तो कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि वो हॉस्पिटल में जाए और वो इंश्योरेंस का पैसा उठाए। ठीक है। अगर किसी ने अपनी कार के लिए इंश्योरेंस ले रखी है तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी कार चोरी हो जाए और वो इंश्योरेंस का पैसा उठाए, है ना। ये तो है ही चीज़ें। अब फिर क्या है, इंश्योरेंस हमें फाइनेंशियल सपोर्ट तो देती है डिस्ट्रेस के टाइम पे, बट प्रॉफिट नहीं होता। अगर मान लो किसी गाड़ी मान लो 10 लाख की है और वो चोरी हो गई तो उसको 10 लाख मिल जाएगा, पर 11 लाख नहीं मिलेगा उसको। हो सके 10 लाख से कुछ कम ही मिले। ठीक है। और जब भी लॉस होता है तब जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने इंश्योरेंस ली है वो इंश्योरर की तरफ देखता है, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ देखता है कि भैया मैंने आपसे इंश्योरेंस ली थी और मेरे को ये लॉस हो गया, अब आइए आप मुझे बचाइए, आप मुझे इस नुकसान से बाहर निकालिए। ठीक है। और यही वो मोमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ बोला जाता है फॉर द इंश्योरर, कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए बेसिकली उसने जब इंश्योर्ड पर्सन ने उसको पैसा दिया, मान लो उसको प्रीमियम दिया, तब इंश्योरर ने उसको क्या दिया, उसको बदले में दिया प्रॉमिस कि भैया तुम्हें कभी कोई नुकसान होगा तब हम तुम्हारे बचाव के लिए आ जाएंगे। तो अब उसको लॉस हो चुका है, अब वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ देख रहा है तो उसको आना चाहिए और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो उसको प्रूव करनी चाहिए बाय ऑनरिंग द प्रॉमिस अपना वादा पूरा करते हुए उसको दिखाना चाहिए। ठीक है। एक ही बोला भी जाता है कि क्लेम्स आर द रियल टेस्ट ऑफ ट्रस्ट, दे शो दैट। और जो इंश्योरेंस कंपनी जनरली इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं करती क्योंकि उनका बिजनेस ही इसी पे डिपेंड करता है। और ये पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में ही है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भले देर से करे या थोड़ा कम करे पर करती जरूर है। ठीक है। अब क्लेम कब अराइज होता है? जब कोई भी एक इंश्योर्ड इवेंट अकर होता है। इंश्योर्ड इवेंट का मतलब क्या है? किसी इंसान ने इंश्योरेंस ली कि उसकी फैक्ट्री में आग लगी, उसके अगेंस्ट आग लगेगी तो उसके अगेंस्ट उसने इंश्योरेंस लिया, तो ये आग लगने वाले इवेंट को हम इंश्योर्ड इवेंट बोलते हैं। और जैसे ये हो गया ना, आग लग गई, तो वो क्लेम ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगा उस केस में। जब इंश्योर्ड इवेंट हो जाएगा उस केस में क्लेम अराइज हो जाता है। और इंश्योर्ड इवेंट जनरली दे आर अनफोर्सीन एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई नहीं चाहता, किसी को पता भी नहीं होता और किसी ने ये फोरकास्ट भी नहीं किया होता कि कब होगा, कैसे होगा और कितना होगा। ठीक है। जैसे आग लगना, एक्सीडेंट होना, चोरी होना, ये कोई नहीं सोचता और किसी को पता भी नहीं होता कि कब होगा और कितना होगा। और लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो मेच्योरिटी को भी हम ऐसे इंश्योर्ड इवेंट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अगर किसी इंसान ने मानो 30 की उम्र में उसने इंश्योरेंस ली थी और उसने 70 की उम्र तक की इंश्योरेंस थी और उस इंश्योरेंस में अमाउंट ये थी कि 20 लाख रुपए उस पर्सन को मिलेंगे। अगर वो 70 से पहले मर गया तो भी 20 लाख मिलेंगे, और अगर वो 70 साल तक जिंदा रह गया तो जैसे 70 का हो जाएगा उसको 20 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जब मेच्योरिटी हो जाती है, मतलब जब वो 70 साल का हो गया इंसान, जब आपकी जो इंश्योरेंस थी वो मेच्योर हो गई, तो भी उसको इंश्योर्ड इवेंट ही माना जाता है, क्योंकि वो कंपनी को तो पैसा देने पड़ेगा ना, वो कंपनी के लिए इंश्योर्ड इवेंट ही ट्रीट किया जाता है उसको। क्योंकि इस इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, इंश्योरर प्रोमिसेस टू पे एट द एंड ऑफ द टर्म। उसने बोला कि तुम 70 के हो जाओ और अगर जिंदा रह गए तो तुम्हें 20 लाख रुपए दे देंगे। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ठीक है। और कोई भी इंश्योर्ड इवेंट है ना, इंश्योर्ड इवेंट मतलब जैसे इंश्योर्ड इवेंट हुआ, क्लेम अराइज हो गया, तो कंपनी के लिए तो फाइनेंशियल लॉस ही है ना, और इंश्योरर को उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। और उस चीज़ में जनरली वो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस का केस छोड़ दो,
उसके अलावा जो भी है ना, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलती है कि इंश्योरेंस आपको एग्जैक्ट लॉस पे कर देगा, नथिंग मोर नथिंग लेस। मतलब आपको फ़ायदा नहीं हो, मतलब आपके 10 लाख की इंश्योरेंस थी, वो आपको 12 लाख नहीं पे करेगा, वो 10 लाख ही पे करेगा, मैक्सिमम 10 लाख पे करेगा। और जनरली पेमेंट तो 10 लाख से कम ही रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वो आपका डेप्रिसिएशन भी काट लेगा, आपको कुछ डिडक्टिबल्स होंगे, कुछ अंडर इंश्योरेंस वगैरह, कुछ कोई क्लोज हुआ, कुछ और हुआ, तो वो उस चीज़ के भी पैसे काट लेगा। जैसे अंडर इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि मान लो आपकी 4 लाख आपने इंश्योरेंस कराया था गाड़ी का, और गाड़ी की कीमत आपकी 5 लाख रुपए थी, तो वो 5 लाख रुपए थोड़ी दे देगा आपको। उस 4 लाख इंश्योरेंस है तो वो 4 लाख ही देगा आपको, क्योंकि आपने करवाई इंश्योरेंस 4 लाख तक की थी। ठीक है। और क्लेम्स इंश्योर करते हैं कि पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज फुलफिल्ड। क्लेम्स का मतलब ये कि जैसे क्लेम्स आए और उस इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम आप सेटल कर दिया, और मतलब इंश्योर्ड पर्सन को क्लेम दे दिया, तो यही तो उसका पर्पस था इंश्योरेंस का, कि अगर भैया मैंने आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया और ये कंडीशन रखी कि अगर मान लो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसका जितना पैसा बनेगा आप मुझे दे देना। तो वो इंसान गया और जाके उसने कंपनी में क्लेम किया कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप मुझे पैसा दे दो। उसने पैसा दे दिया, तो यही तो क्लेम का पर्पस था और वो फुलफिल हो गया। और इसमें ये भी है कि रिस्टोरिंग द इंश्योर्ड पर्सन को उसी पोजीशन में लेके आना, ना कि उसको रिवॉर्ड करना। वही सेम चीज़ है कि 4 लाख के इंश्योरेंस से तो 5 लाख नहीं मिलेगा, 4 लाख ही मिलेगा आपको। मतलब आप इसको एज ए प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी ट्रीट नहीं कर सकते इंश्योरेंस को। ठीक है। अब इसमें है अगला कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द क्लेम प्रोसेस। जब कोई भी क्लेम अराइज होता है तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो करेगी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, या जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको भी उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे ही लॉस हुआ, कि माना कि फैक्ट्री में आग लगनी थी, उसके लिए इंश्योरेंस ली थी, तो फैक्ट्री में आग लग गई। अब क्या होगा, ये लॉस हो गया, उसके बाद वो जाएगा और वो इंटीमेशन देगा इंश्योरर को। इंटीमेशन का मतलब हो गया कि इंटीमेशन का मतलब हुआ इन्फॉर्मेशन देना, या फिर इन्फॉर्म करना जाके इसको, इंश्योरेंस कंपनी को, कि भैया आग लगी है, अब आप संभाल लो। अब जैसे उसमें उसको इंटीमेशन मिला, उसने क्या किया, उसने एक सर्वेयर अपॉइंट कर दिया, इंश्योरर डिप्यूट्स सर्वेयर टू असेस द लॉस। उसने एक सर्वेयर को भेजा कि भैया तुम जाओ और जाके देख के आओ कि फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ है, और वो जो नुकसान है वो वास्तव में आग से हुआ है या कैसे हुआ है। ठीक है। अब सर्वेयर का काम है, अब सर्वेयर क्या करेगा, असरटेन करेगा, मतलब कि वेरीफाई करेगा कि वास्तव में नुकसान हुआ भी है या नहीं हुआ, और अगर नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है और कितना लॉस पेएबल है, उसमें से कितना हमें देना पड़ेगा। वो सर्वेयर सारा डिटेल निकाल लेगा, उसकी पूरी जांच पड़ताल करके। ये बेसिकली एक इंस्पेक्टर टाइप समझ लो आप। वो जाके सारा देखेगा क्या लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या क्या चीज़ें बची हैं अभी, कितनी इंश्योरेंस थी, जिस पेरिल के अगेंस्ट में इंश्योरेंस ली थी उसी पेरिल से नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। जो उसको समझ में आएगा वो वैसे एक पूरी रिपोर्ट बना के वो वापस इंश्योरर को दे देगा। अब इंश्योरर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा जो सर्वे की रिपोर्ट थी उसको और सारे डॉक्यूमेंट्स, और डिसाइड करेगा लाइबिलिटी, कि भाई साहब मान लो सर्वेयर ने बोल दिया कि तुम्हें इसको 10 लाख रुपए दे दो, मेरे हिसाब से तो ये बन रहा है। अब इंश्योरर खुद डिसाइड करेगा, एक बार फिर चेक करेगा कि भाई साहब वास्तव में 10 ही लाख देने, या हो सके उस इंसान के 12 लाख बनते हो, या हो सके 15 लाख बने, या हो सके 7 लाख रुपए ही बने। तो वो इंश्योरर के हाथ में है, वो डिसाइड करेगा। ठीक है। अब जब उसने डिसाइड कर लेगा वो, फिर वो पेमेंट दे देगा क्लेम की। मान लो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको 7 लाख रुपए देने हैं, सर्वेयर ने बोला था कि भैया तुम 10 दो, और इसने डिसाइड किया नहीं 7 ही बनेंगे, तो इसने 7 लाख रुपए इसको दे दिए, जिसको भी जो इंश्योर्ड पर्सन था उसको, मेक्स पेमेंट ऑफ द क्लेम। ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद में, अब इसको पेमेंट देने के बाद में फिर वो उसके बाद में वो रिकवरी एंड पोस्ट लॉस एक्शन में वो आ जाती है कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है। उसके बाद वो रिकवरी मैकेनिज्म अपनाती है, या फिर जो नुकसान हो गया, मान लिया नुकसान हो गया, अब उसके बाद में हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे उसको और मतलब अपना रिकवर किया जा सकता है, उसको उस काम में वो लग जाती है। ठीक है। अब इन स्टेप्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो लॉस हो गया, लॉस होने के बाद की प्रोसेस है कि इंटीमेशन मतलब कंपनी को इन्फॉर्म करना जाके, और ये सब में लिखा होता है कि मोस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज रिक्वायर इमीडिएटली इन्फॉर्म द इंश्योरर
आफ्टर एनी लॉस। माना कि फैक्ट्री में आग लगी और आग लगते ही आप बता दो, जितना जल्दी हो सके आप उस कंपनी को बता दो कि भैया आग लग गई है, हमें पैसा दे दो आप, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये क्यों करते हैं हम, ये इमिडिएटली इन्फॉर्म क्यों करते हैं या इमिडिएटली इंटीमेशन क्यों देते हैं किसी भी कंपनी को, क्यों, ताकि हम उसकी एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड फास्टर क्लेम हैंडलिंग हमें मिल सके, ठीक है। अब इसको थोड़ा और देखते हैं आगे कि इमीडिएट इंटीमेशन मतलब कि तुरंत प्रभाव से हमें उसको क्यों सूचना देनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को। पहला तो है एक्यूरेट एविडेंस, कि जैसे लॉस हुआ, लॉस होते ही उसका क्या कॉज था, क्या नेचर था, क्या एक्सटेंट था, तो वो हाथों हाथ हम उसी समय रिकॉर्ड कर पाते हैं राइट आफ्टर द इवेंट। और अगर हम इसको बताने में डिले कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे जो सबूत है वो उस जगह से हट जाएं। सबूत कैसे हट जाएं, कि मान लो कि बाढ़ से कुछ नुकसान हुआ हो तो बाढ़ का पानी सूख गया हो, आग लगने से कुछ नुकसान हुआ हो तो आग का जो कचरा था जो भी था वो हमने मान लो बाद में हटवा दिया, उसके बाद हमने बोला कि भैया आग लगी थी, आप आके देख लो, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वेरीफाई कैसे करेगी, एक चीज़। दूसरा कि लॉस मिनिमाइजेशन एंड एक्सपर्ट गाइडेंस। मान लो कई बार क्या होता है, जो इंश्योरर के जो सर्वेयर्स होते हैं ना एंड जो एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं और वो कुछ हमें रास्ते भी बता देते हैं जिससे हमारा जो नुकसान है वो कम हो सके, और कई बार वो सेफ्टी मेजर्स भी बताते हैं फ्यूचर के लिए। जब अगर वो टाइमली आ जाएंगे तभी तो वो बता पाएंगे कि वो देख के कि इस वजह से नुकसान हुआ था, तो आप अगली बार से ना इस चीज़ का ऐसे ध्यान रखिएगा। मान लो कोई मशीनरी का डैमेज था तो उस केस में जो एक्सपर्ट वो गाइड कर देगा कि अगली बार से आपको कोरोजन या ब्रेकडाउन को कैसे बचाना है इस मशीन के, ठीक है। फिर तीसरा होता है इसमें बेटर साल्वेज रियलाइजेशन। साल्वेज रियलाइजेशन का मतलब है जो बचा खुचा सामान अगर हम बेचेंगे ना तो उससे हमें कितनी भरपाई हो जाएगी। जैसे मान लो किसी फैक्ट्री में आग लगी थी, आग लगने के बाद में कुछ सारा सामान तो नहीं जला, कुछ पूरा जल गया होगा, कुछ बचा भी होगा और कुछ थोड़ा बहुत जल गया होगा, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा। तो जो थोड़ा बहुत नुकसान वाला सामान था ना उसको अगर मार्केट में बेच के मान लो जो थोड़े बहुत भी पैसे आए तो वो रियलाइजेशन उसको बोलते हैं साल्वेज रियलाइजेशन, कि बेचने से जो थोड़ा बहुत सामान के जो पैसे रिकवर हुए उससे इंश्योरेंस कंपनी अपना वो कर लेगी, मतलब उसको तो दे देगी इंश्योर्ड पर्सन को पैसा, पर अपना थोड़ा बहुत रिकवर कर लेगी उससे वो, ठीक है। तो ये अर्ली इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेज सैल्वेज वैल्यू, मतलब जितना जल्दी आप करोगे तो आपकी सैल्वेज वैल्यू थोड़ी ठीक रहेगी, ठीक है। अब जैसे बर्न्ड स्टॉक कैन बी रीयूज्ड और सोल्ड पार्शियली इफ इंश्योरर एक्ट्स क्विकली। अगर इंश्योरर जल्दी बता देगा तो जो जला हुआ कुछ सामान है, कोई भी स्टॉक है, तो उसको या तो रीयूज़ किया जा सकता है दोबारा, या फिर पार्शियली उसको कुछ कम अमाउंट में या फिर 10% 20% जितने भी अमाउंट पे उसको बेचा जाए वो किया जा सकता है, ठीक है। और अगला इसमें होता है एक्यूरेट रिजर्व क्रिएशन, कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी को पता लगेगा ना कि लॉस हो गया है, कि क्लेम अराइज हो गया है या फिर इंश्योर्ड इवेंट कोई हैपन हो चुका है, तब वो क्या करेगी, तो इंश्योरर है ना वो क्रिएट करता है एक फाइनेंशियल रिजर्व बना देता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी क्लेम आ गया है और मुझे इसको क्लेम देना पड़ेगा इस पर्सन को। तो अर्ली इंटीमेशन से जो प्रॉपर अकाउंटिंग कर लेता है वो अपने लाइबिलिटीज़ की, ताकि वो अपना ये ना हो कि वो प्रॉफिट में दिखा दे और पता चले उसके बाद में उसको कि उसको तो 5 लाख रुपए तो उसको क्लेम में देने थे, तो वो 5 लाख रुपए प्रॉफिट में से निकाल के बाद में दे, नहीं, वो पहले से अकाउंटिंग करके रख लेगा। क्लेम भले वो 3 महीने बाद सेटल करे, पर वो अकाउंटिंग में पहले से दिखा देगा भैया मुझे 5 लाख रुपए उस पर्सन को देने हैं उस क्लेम के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब एक ये भी है कि कई बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लो कि इंश्योर्ड पर्सन ने डिले कर दिया इन्फॉर्मेशन देने से, वो एक इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बता पाया, तो उस केस में क्या रिजेक्ट हो जाएगा? तो इंश्योरर वैसे रिजेक्ट नहीं कर सकता उसके क्लेम को ऑटोमेटिकली। वो ये नहीं बोल रहा कि भैया आपने तो टाइम पे आके नहीं बताया अब हम नहीं करेंगे, नहीं, वो उसमें देखेगा कि वास्तव में किसी जेन्युइन कारण की वजह से अगर वो नहीं बता पाया हो, मतलब कोई कारण रहा हो जिस वजह से वो टाइम पे बता नहीं पाया हो, जैसे कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो गया हो किसी का, या फिर कोई डिजास्टर आ गया हो, तो आपदा आ गई हो, तो उसमें वो बता ही नहीं पाया हो चाह के भी, तो उस केस में वो उसको फॉरगिव करना पड़ेगा उसको, और वो कंपनी उसको मना नहीं कर सकती क्लेम सेटल्स के लिए, ठीक है। और ये लिखा है कि इमीडिएट इंटीमेशन अगर हमने टाइमली बता दिया तो उससे एक तो फेयर असेसमेंट होता है लॉस का भी, और लॉस कंट्रोल का भी पता लगता है इसमें, और फास्टर क्लेम सेटलमेंट भी इसमें होता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें स्टेप आता है सर्वेयर अपॉइंटमेंट। लॉस हुआ,
लॉस होने के बाद में हमने जाके इंश्योरेंस कंपनी को बताया और उस इंश्योरेंस कंपनी ने एक सर्वेयर अपॉइंट कर दिया कि भैया तुम जाओ और देख के आओ कि कितना नुकसान हुआ है। ठीक है। अब बेसिकली सर्वेयर जो होते हैं ना, सर्वेयर्स वो बेसिकली वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कोज, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस, कि लॉस होने का क्या कारण था, कितना लॉस हुआ, वो सब चीज़ें वो जाकर डिटरमाइन करते हैं। और जो सर्वेयर्स हैं वो मस्ट बी लाइसेंस्ड बाय IRDAI, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, उनसे इनको लाइसेंस प्राप्त होता है अंडर सेक्शन 64 UM ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938। ठीक है। और इसमें इंश्योरर्स कैन नॉट सेटल अ क्लेम इन इंडिया विदाउट अ रिपोर्ट फ्रॉम अ लाइसेंस्ड सर्वेयर। ये एक बढ़िया चीज़ है कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही नहीं कि हवा में आई कि आके भी हाँ तेरा इतना नुकसान हुआ, चल ये तू 2 लाख रुपए पकड़ और ख़त्म कर, मामला रफा दफा कर। ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी को सर्वेयर अपॉइंट करना ही पड़ेगा और वो सर्वेयर की रिपोर्ट के हिसाब से उसको आगे देखती, जो भी वो क्लेम को एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस है जिस केस में हमें लाइसेंस सर्वेयर की ज़रूरत नहीं होती, ये आप देख लीजिएगा। एक तो मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, जनरल एवरेज करके, शॉर्ट लैंडिंग है, नॉन डिलीवरी, मरीन कार्गो, ये सब मरीन कार्गो केस में नॉन डिलीवरी आ गया। लाइबिलिटी है, हेल्थ है, क्रॉप है, बर्गलरी, मनी इन ट्रांजिट, क्रेडिट इंश्योरेंस। तो ये टर्म्स आप ऐसे ही ध्यान में रखिएगा, जिसमें अगर एक क्वेश्चन इसमें आता है कि किस केस में सर्वेयर के अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती तो। ठीक है। बाकी तो सब में लगेगा, इन में नहीं लगेगा। ठीक है। अब है कि मैंडेटरी कब है ये लाइसेंस सर्वेयर। इन सब के अलावा जो भी है उसमें मैंडेटरी है। अगर वो नॉर्मल वाली इंश्योरेंस है तो उस केस में तो 1 लाख रुपए में, और अगर मोटर इंश्योरेंस है तो उसमें 50,000 से ज़्यादा के केस में ये एप्लीकेबल है। ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आता है इंश्योरर मस्ट अपॉइंट ए सर्वेयर विद इन 72 आवर्स आफ्टर रिसीविंग लॉस इंटीमेशन। अब देखिए, अगर हम टाइम पे इंटीमेशन देंगे ना, तो जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी को बताया तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर हमें एक सर्वेयर अपॉइंट करके देना पड़ेगा कि भैया ये एक सर्वेयर है, ये जाएंगे आपका लॉस असेसमेंट करेंगे। और यही हमने मान लो नुकसान तो 1 तारीख को हुआ और हमने जाके उसको 15 तारीख को बताया, तो 15 तारीख तक तो वो जो स्थिति थी वहाँ पे नुकसान की वो एज इट इज़ रहती नहीं है, वो चेंज हो जाती है, तो उसमें से एग्जैक्ट लॉस का पता ही नहीं लग पाता। ठीक है। तीसरा इसमें पॉइंट आता है, अब सर्वेयर ने का अपॉइंटमेंट भी हो गया। ठीक है। अब सर्वेयर ने जाके लॉस असेसमेंट किया। उसने क्या किया, ये हम देख चुके हैं कि सर्वेयर्स दे आर प्रोफेशनल्स जिनको IRDA से लाइसेंस मिला होता है, और इनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डिफाइन होती है IRDAI के जो सर्वेयर रेगुलेशन 2015 के अंडर में। ठीक है। और इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये एग्जामिन करते हैं, इंक्वायर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं अपॉन द कोजेज एंड द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द लॉसेस, कि जो भी लॉस हुए हैं उनकी सबकी इन्वेस्टिगेशन करना, वेरीफाई करना, चेक करना, मतलब उसके लॉस के बारे में सब कुछ चेक करेंगे ये। और ये भी देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ लॉस, कि कितना लॉस हुआ, नेचर ऑफ ओनरशिप क्या थी, कि जिसके इंसान का जो नुकसान हुआ तो उसका क्या रिलेशन था उससे, जो उस लॉस से क्या लेना देना था उसका, उस इंसान का उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट था भी या नहीं था। ठीक है। अच्छा, वो कमेंट भी करके देते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ द लॉस अंडर द पॉलिसी। मान लो कुछ पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से वो जो सर्वेयर है वो कमेंट करके बताएगा कि भाई साहब हाँ ये इन रूल्स के हिसाब से ये बिल्कुल एडमिसिबल है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ये क्लेम जो है ये वैलिड क्लेम है। ठीक है। और वो अगर उसको लगता है ये वैलिड नहीं है तो उसको ये भी बोल सकता है कि आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ इसके देने के बाद में जो सर्वेयर जब रिपोर्ट सबमिट करेगा इंश्योरर को, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता। ठीक है। अच्छा, उसको रीजंस भी देने पड़ेंगे अगर वो रिजेक्शन के लिए बोलता है। मान लो रिपुडिएशन बोलते हैं उसको, रिपुडिएशन ऑफ क्लेम, मतलब क्लेम को रिजेक्ट करता है वो कि ये वैलिड नहीं है, तो उस केस में भी उसको रीजन देने पड़ेंगे। ठीक है। इन केस द क्लेम इज नॉट कवर्ड बाय पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर मान लो इन पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस में वो क्लेम है ही नहीं तो वो उसको रिजेक्ट ही करेगा वो, तो उसके लिए उसको रीज़न देना पड़ेगा, उसको बता देगा रीज़न पॉलिसी में है ही नहीं भाई साहब। ठीक है।
अब इसके जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो देख लेते हैं। इंश्योरर ने एक सर्वेयर अपॉइंट किया। सर्वेयर प्रोसीड्स टू द स्पॉट ऑफ द लॉस, जो जगह हुई थी जहाँ नुकसान हुआ वहाँ वो गया। उसने मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अवेलेबल एट द साइट सारे उसने चेक करे, एग्जामिन करी उसने प्रॉपर्टी को, एनालाइज किया सर्कमस्टेंसेस को सराउंडिंग द लॉस, जो लॉस के आसपास जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे सब उसने देखे, सबको एग्जामिन किया। उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जो इंश्योरेंस के कस्टमर ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, मतलब जो भी जिस इंसान ने भी मान लो फैक्ट्री लगा रखी थी तो उसके जो भी काम धंधे हैं उसके बारे में उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। और विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर, मान लो उसने कस्टमर से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जो उसको लगता है कि उसको लेनी चाहिए और कस्टमर ने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, उस इन्फॉर्मेशन देने के 30 दिन के अंदर उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी इंश्योरर को, और उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं लॉस असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि लॉस असेसमेंट रिपोर्ट कौन देता है, तो वो सर्वेयर देता है। और किसको देता है? इंश्योरर को सबमिट करता है वो। ठीक है, हाँ जी। अब लॉस का असेसमेंट भी हो गया, सर्वेयर ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। अब आता है इंश्योरर का डिसीजन। अब इंश्योरर को डिसाइड करना है कि भाई साहब लॉस का क्लेम हमें देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो कितना देना है। तो अब इंश्योरर है ना सिर्फ ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेगा सर्वेयर की रिपोर्ट पे, ये भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने कुछ जो भी ये प्रोसीजर फॉलो करता है वो सारा चेक करेगा वो। तो अब इसमें लिखा है कि इंश्योरर डिसाइड्स वेदर अ क्लेम इज पेएबल और नॉट। इंश्योरर इज नॉट बाउंडेड बाय सर्वेयर्स असेसमेंट। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर्वेयर ने बोल दिया कि इसको 10 लाख का क्लेम देना है तो दे दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेटल कर सकता है क्लेम विद हायर और लोअर, ठीक है, कम या ज़्यादा क्लेम भी वो दे सकता है, बट विद द प्रॉपर रीज़न। प्रॉपर उसको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि मैं ज़्यादा क्लेम दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, और कम क्लेम दे रहा हूँ तो मैं क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, अब वो किसी भी क्लेम को जो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा तो उसके लिए वो चेक करेगा उसकी एडमिसिबिलिटी की स्वीकार्यता। एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है स्वीकार्यता, कि ये जो क्लेम आया है वो हम स्वीकार करें या ना करें, और वो किस बेसिस पे स्वीकार करेगा, उसकी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे करेगा वो। ठीक है, अब उसमें क्या कुछ है, सबसे पहले वो देखा कि कवरेज। बिफोर पेइंग क्लेम इंश्योरर चेक्स इफ लॉस इज कवर्ड अंडर पॉलिसी, कि जो पॉलिसी उस कस्टमर ने ले रखी थी उस पॉलिसी के अंडर में ये लॉस कवर है कि नहीं है। ठीक है, और उस पॉलिसी के अंडर वो क्या कुछ चेक करेगा कि सबसे पहले तो डेट ऑफ लॉस, कि लॉस मस्ट अकर विद इन पॉलिसी पीरियड। अगर किसी इंसान ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के लिए पॉलिसी ली थी और इसी टाइम के लिए पॉलिसी वैलिड थी और लॉस मान लो 5 फरवरी को हुआ, तो ये जो लॉस है ना ये कवर होगा उसकी पॉलिसी में, तो वो उसको एडमिट करेगा इसको क्लेम को। ठीक है, अब माना कि मरीन पॉलिसी का केस मानते हैं हम, उसमें क्या होता है, उसमें डेट ऑफ लॉस का आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते। मान लो बीच में कोई लीकेज हो गया, कुछ और हो गया, आपने जैसे इंडिया से पहले गया श्रीलंका, और श्रीलंका से फिर गया ये अपने बांग्लादेश, पहले एक बार सामान यहाँ उतरा, फिर सामान दूसरे जहाज से यहाँ गया, मान लो ऐसा कुछ गया मरीन में, तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें सेफ साइड में होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पूरा इंडिया से सामान जब तक बांग्लादेश पहुँचता है तब तक इस पूरे के पूरे वॉयज को, इस पूरे सफ़र को, वॉयज का मतलब होता है पूरा एंटायर जर्नी, इस पूरी जर्नी को आपको वो करना चाहिए, इसका इंश्योरेंस लेनी चाहिए ताकि पता लग सके कि आपका सामान सही सलामत पहुंच जाए। ठीक है, फिर एक आती है लाइबिलिटी पॉलिसी। अब ये इसमें चेक करेगा, इसमें क्या होता है, लीगल लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड फॉर कॉजिंग इंजरी, डैमेज और लॉस टू अ थर्ड पार्टी। मान लो कोई थर्ड पार्टी डैमेज हो गया, जैसे हम बाइक की लेते हैं ना, बाइक की, कार की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं हम, तो उसमें थर्ड पार्टी का कुछ नुकसान हो गया तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी पॉलिसी। उसमें भी 2 तरीके हैं, वो देखेगा कि ये अकरेंस बेसिस पे है या क्लेम्स मेड बेसिस पे है। अकरेंस मतलब कि मानो कि जिस दिन लॉस हुआ तो वो लॉस पॉलिसी के दौरान हुआ या नहीं हुआ, एक बात। दूसरा क्लेम्स मेड बेसिस पे, कि जब क्लेम मेड किया, जब इंसान ने क्लेम रेज किया तो वो जो डेट थी जिस दिन उसने क्लेम सबमिट किया वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी की डेट में है कि नहीं है, उसके हिसाब से ये चीज़ें होती है।
तो आप इसको सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अकरेंस बेसिस पे और क्लेम्स मेड बेसिस पे लायबिलिटी पॉलिसी होती है, ठीक है। फिर एक आती है इनफिडिलिटी पॉलिसी। इनफिडिलिटी का मतलब होता है विश्वासघात। मान लो कि कोई डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई है या कोई धोखेबाज एम्प्लॉई है, उसने अपने एम्प्लॉयर के साथ धोखा कर दिया और मान लो उसने कोई घपला किया था 2010 में। अब जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है उसको 2015 में पता चला कि यार कुछ ऐसा ऐसा घपला किया था और उससे उस कंपनी को 5 करोड़ का नुकसान हो गया, ठीक है। तो इनफिडिलिटी पॉलिसी कवर करती है लॉसेस को व्हेन डिस्कवर्ड, नॉट व्हेन डन। अब वो तो 2010 में करके चला गया, उस कंपनी का के मालिक को तो पता ही नहीं चला, उसको पता चला 2015 में। तो जब उसको पता चलेगा उस दिन की डेट काउंट होगी। और मान लो इसने किसी कंपनी से इंश्योरेंस ली हो 2014 से 2015 तक, ठीक है। और जब इसको पता चला और वो इस पॉलिसी जैसे 2015 में उसको पता चला तो वो इस पॉलिसी पीरियड में लाई करता हो तो उसको पैसा देना पड़ेगा। वो इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं ये फ्रॉड तो तुम्हारा 2010 का था, तो उसको पता चला ना उसको, तो उसको देना पड़ेगा पैसा। तो ये होगी इनफिडिलिटी पॉलिसी। ये सब पॉलिसी के अलग अलग टाइप हैं जो कि वो जो इंश्योरर है वो चेक करेगा कि इसके अगेंस्ट में क्लेम देना है या नहीं देना, ठीक है। और क्या चेक करेगा वो चेक करेगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। कई बार इस चीज़ में भी डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी एक आइटम है वो कवर है कि नहीं है। मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दी किसी के इंसान को फैक्ट्री के लिए कि हम आपकी फैक्ट्री के लिए फायर इंश्योरेंस देते हैं, पर उसने क्लोज डाल दिया कि यहाँ पे आपके लूज वायरिंग है, ठीक है। अब उन्होंने आग के लिए इंश्योरेंस तो दे दी कंपनी को, पर उन्होंने ये क्लोज डाल दिया और बोल दिया कि अगर उस फॉल्टी वायरिंग जो लूज वायरिंग की वजह से अगर कुछ आग लगती है तो हम उसका क्लेम हम नहीं देंगे, ठीक है। अब ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में क्योंकि एक डिस्प्यूट हो गया। अब आग लगने से नुकसान हो गया और वो इंसान बोल रहा है कि नहीं तो हमने तो सिर्फ आग की ली थी, कंपनी बोल रही है हमने आग की तो दी थी भैया तुम्हें इंश्योरेंस, पर हमने ये भी बोला था कि जो वायरिंग आपकी फैक्ट्री में लूज है आपने उसको सही नहीं करवाया तो हम उसको इंश्योरेंस में काउंट नहीं करेंगे। ये क्लोज में मेंशन है। तो ये इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है, प्रॉपर पॉलिसी ड्राफ्टिंग इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस को भी वो चेक करेगा कि जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस क्लेम आया है क्या वास्तव में वही चीज़ इंश्योरेंस में कवर करी गई थी, ठीक है। फिर वो देखेगा कि इंटरेस्ट कवर्ड, कि जो इंसान क्लेम रेज कर रहा है, जो जिस इंसान ने क्लेम सबमिट किया है वो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका है कि नहीं है उस लॉस में, ठीक है। द पर्सन हु मेक्स द क्लेम फॉर द लॉस शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लॉस। मान लो मेरी गाड़ी चोरी हुई है तो उसमें पड़ोसी जाके थोड़ी क्लेम उसका मांग लेगा, मेरी गाड़ी है तो मेरे को मेरा नुकसान हुआ तो मैं ही उसमें जाके क्लेम रेज करूँगा, ठीक है। तो इस केस में सेटलमेंट ऑफ द क्लेम जो भी होगा ना वो अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेबल इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाएगा। जैसे मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के केस में करते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि मान लो कोई इंसान है उसने अपनी गाड़ी से अपनी ही किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, तो वो इंसान जाके नहीं बोल सकता कि भैया देखो मेरी गाड़ी से ना ये इसको डैमेज हो गया, तो वो उस मतलब अपनी प्रॉपर्टी की तरफ से वो आ जाए कि मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है और इस गाड़ी से डैमेज हुई है आप मुझे क्लेम दे दो, कि उस केस में तो वो खुद की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है ना वो। तो उस केस में यही तो हुआ, द पर्सन हु मेक्स अ क्लेम नीड नॉट बी अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस इंसान ने भी क्लेम के लिए अप्लाई किया है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं होना चाहिए, वो थर्ड पार्टी होना चाहिए, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और इस केस में जो थर्ड पार्टी वाले केस में जो क्लेम है ना वो या तो खुद विक्टिम करे या फिर उसके कुछ कोई लीगल हेयर्स या जो भी उसके हैं वो करें, ठीक है। फिर इसमें वो क्या भी चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि लोकेशन एंड यूरिसडिक्शन देखेगा। मान लो कोई कंपनी थी, मान लो XYZ कंपनी है, उसकी 5 ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में। अब जो उसने कंपनी ने इंश्योरेंस तो मान लो किसी 2 स्टेट की दी और आग लगी इन बचे हुए किसी 3 स्टेट में से, तो वो आगे ये नहीं कि XYZ कंपनी आगे बोले इंश्योरेंस कंपनी को कि भैया देखो मैंने इंश्योरेंस ली थी तुमसे, तुम तो मुझे क्लेम दे दो। वो ये चेक करेगा कि लोकेशन मैंने इन 2 लोकेशन के लिए दी थी, इन 3 में आग लगी है तो मैं इसका पैसा नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है। पॉलिसी कवरेज डिपेंड्स ऑन स्पेसिफाइड लोकेशन और ज्यूरिसडिक्शन।
लॉसेज आउटसाइड दीज डिफाइंड एरियाज आर नॉट एडमिसिबल, कि जिसके लिए मैंने पॉलिसी दी है, जिस लोकेशन के लिए पॉलिसी दी है, उसके बाहर कोई नुकसान हुआ है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा नुकसान तुम देखो। ठीक है। अब इसमें अगला है ऑपरेटिंग पेरिल। हम इसमें एक कवर कर चुके हैं कि कवरेज को हम देख चुके हैं, उसमें 3-4 पॉइंट थे वो देख लिए हमने। अब अगला है ऑपरेटिंग पेरिल। इसमें क्या बोलता है कि अगर नेम्ड पेरिल पॉलिसी होती है एक तो, और एक होती है ऑल रिस्क पॉलिसीज। नेम्ड पेरिल पॉलिसी में एक पर्टिकुलर, जैसे किसी भी 5 पेरिल के अगेंस्ट उस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जैसे मान लो आग है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, और एक कोई भी एक और। ठीक है। इन 5 के अगेंस्ट में उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और इनसे कोई भी नुकसान हो गया, मान लो ये जो एक इवेंट है वो अकर हो गया, तो क्या होगा, जो इंश्योर्ड पर्सन है ना, जिसने इंश्योरेंस ले रखी है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो लॉस हुआ है ना वो इन 5 में से किसी एक पेरिल से हुआ है, इन कवर्ड पेरिल से हुआ है, तभी जाकर उसको क्लेम मिलेगा। और दूसरी होती है ऑल रिस्क पॉलिसीज, कि मतलब सारे रिस्क ही कवर्ड हैं। तो उस केस में क्या होगा कि इंश्योर्ड पर्सन जो है वो गया, जाके उसने क्लेम डाल दिया, मेरी फैक्ट्री में नुकसान होना था भैया, नुकसान हो गया, मुझे पैसा दे दो। अब क्या काम है, अब इंश्योरर का काम रहेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो लॉस जो हुआ है वो किसी एक्सक्लूडेड पेरिल में हुआ है। बेसिकली नेम्ड पेरिल पॉलिसी में क्या होता है, जो पेरिल कवर करते हैं उनका नाम लिखा जाता है कि इन 5 या 6 पेरिल का ही हम आपको क्लेम देंगे अगर इनसे नुकसान हुआ तो। ऑल रिस्क पॉलिसीज में क्या करते हैं, कुछ पेरिल हम एक्सक्लूड कर देते हैं कि ये 2-3 पेरिल के अलावा जो भी कैसे मर्जी नुकसान हो तुम्हें पैसा दे देंगे, बस इन 2-3 से नहीं होना चाहिए। ऑल रिस्क पॉलिसी से अगर कोई नुकसान हो गया तो ये इंश्योरर की ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि आपका एक्सक्लूडेड पेरिल से आपका नुकसान हुआ है। ठीक है। तीसरा है इसमें कंप्लायंस विद कंडीशंस एंड वारंटीज। अब इंश्योरर ने किसी न किसी पॉलिसी के अगेंस्ट ही इनसे टर्म से साइन किया होगा इनसे। इसमें क्या करेगा, इसमें जो इंश्योरर है ना, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो चेक करेगी कि जो पॉलिसी के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो सारी की सारी कंप्लाई करी गई हैं या नहीं करेगी। जैसे कि टाइमली इंटीमेशन का हमने तुम्हें बोला था कि तुम्हें हम आगे जब भी लॉस हुआ, मान लो कि उस कंपनी ने बोला कि मुझे 5 दिन में तुम बता देना, और तुम हमें आगे 3 महीने बाद बता रहे हो, तो ये क्लोज यहाँ पे फेल हो जाता है। फिर ड्यू डिलीजेंस इन प्रोटेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग द अफेक्टेड प्रॉपर्टी। मानो कि प्रॉपर्टी को बचाने की तुमने कोशिश करी हो तो वो भी हमें कुछ बताओ। आप सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमें सबमिट कर दो, इंश्योरर को सारी इन्फॉर्मेशन सही बता दो ताकि वो डिसाइड कर सके इस क्लेम को एक्सेप्ट करना या नहीं करना। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो पॉलिसी में लिखी हैं, उससे आप कंप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे। कुछ वारंटीज भी हैं, वो कैसे चेक करेगा इंश्योरर, वो ये देखेगा कि इसको एग्जांपल से देखो कि उसने बोल दिया कि आप अपनी फैक्ट्री में ये सारे सामान रखिए, ठीक है, जो सामान रखना रख सकते हैं, पर उसने कुछ बोल दिया कि आप अपनी फैक्ट्री में हजार्डस गुड्स नहीं स्टोर कर सकते। ये उसने वारंटी डाल दी, मतलब उसने क्लोज डाल दिया कि आप अपनी फैक्ट्री में ये हजार्डस गुड्स नहीं रख सकते, अगर ये आप रखते हो और अगर उसके बाद कोई नुकसान हो जाता तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। ठीक है। या फिर कि अगर आप जैसे कोई भी ये बैंकों में जब एटीएम में पैसा फिल करने के लिए जाता है ना जब, तो उसको बोलते हैं मनी इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट या मनी इन ट्रांजिट बोलते हैं उसको। तो मनी इन ट्रांजिट अगर है तो उस केस के अंदर आपके साथ एक आर्म्ड गार्ड होना चाहिए, और अगर आर्म्ड गार्ड है और मान लो चोरी होगी तो हम आपको पैसा दे देंगे। और अगर ये गार्ड ही नहीं रखा आपने, तो ये पहली कंडीशन ही आपने जो वारंटी जो हमने रखी थी वही आपने फुलफिल नहीं करी, तो उसके बाद जो चोरी होगी तो हम पैसा नहीं देंगे। तो ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, वारंटी के हिसाब से, जो इंश्योर्ड पर्सन को माननी पड़ती हैं। तो इंश्योरर ये पहले चेक करेगा कि वो मेरे द्वारा सेट करी गई कंडीशंस को, वारंटीज को उसने फुलफिल किया है या नहीं किया। ये सब हो गया। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि क्लेम को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लेगा, और रिजेक्ट करना है तो उसका रीज़न उसको बताना पड़ेगा कि उसने क्यों किया है। जैसे कोई नॉन डिस्क्लोजर कुछ हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, या उस क्लेम का जो स्कोप है वो आउटसाइड द पॉलिसी है।
ठीक है, तो ये उसको बताना पड़ेगा। अच्छा, ये जो रिजेक्शन करेगा ना, वो उसको क्लियरली बताना पड़ेगा कि क्यों किया है, और बाद में कोई नया बहाना नहीं ऐड कर सकता, कोई नया क्लोज नहीं डाल सकता वो कि हमने इस क्लोज की वजह से आपकी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी। बाद में कोई नई चीज़ नहीं ऐड कर सकता वो। और अगर कोई भी फ्रॉड केस है तो इट शुड बी रिपोर्टेड और उस पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि इंश्योरर के पास में क्लेम आ गया, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया। रिजेक्ट कर दिया तो कहानी ख़त्म होगी। अब मान लो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया रिजेक्ट को, इसको क्लेम को, कि क्लेम है, ये सही है क्लेम, हम इसका पैसा देंगे। तब आगे की स्टेप देखते हैं इसमें। अब जो क्लेम है वो वैलिड है। अब उसमें ये देखा जाएगा कि क्वांटम ऑफ क्लेम्स पेएबल, कि कितना क्लेम पे करना है हमें, हाउ मच ऑफ द लॉस इज पेएबल। जैसे अगर बेनिफिट पॉलिसी है तो उस केस में तो जितना भी अमाउंट है वो सारा पे करना पड़ेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस का केस है, उसमें दो बनते हैं केस। अगर वो पर्सन डाई, वो मर गया, तो अगर वो पर्सन लिव मतलब जिंदा रह गया, तो अगर मर गया तो भी पैसा देना पड़ेगा, और वो जिंदा रह गया उस पर्टिकुलर एज के बाद में तो भी उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बेनिफिट पॉलिसी की। इसमें जो सम इंश्योर्ड है वो देना पड़ता है। ठीक है, अब इंडेमनिटी पॉलिसी आती है, उसमें क्या करते हैं, इसमें जितना लॉस होता है ना उस पर्सन का, उतना हम कवर करेंगे। ठीक है, अब उसमें उसको पूरा अमाउंट कभी नहीं मिलता। उसमें हम क्या ये 4-5 चीज़ें हैं जो हम कट कर लेते हैं। वो हम देखते हैं कि एक तो होती है जैसे डेप्रिसिएशन। मान लो मैंने गाड़ी ली थी 10 लाख रुपए की, ठीक है, और मैंने उसका करा रखा था इंश्योरेंस, और मेरी गाड़ी की लाइफ थी 10 साल की। मान लो मेरी गाड़ी की लाइफ थी, तो हर साल का डेप्रिसिएशन मेरा 1 लाख रुपए का मैंने काउंट कर लिया। अब 5 साल तो मैंने गाड़ी चला दी। 5 साल चलाने के बाद मेरी गाड़ी की एट प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी, 5 लाख रुपए रहेगी, क्योंकि 5 साल और चलेगी तो 5 लाख का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 5 लाख रुपए मेरी गाड़ी की वैल्यू बची। अब इस दिन मेरी गाड़ी चोरी होगी तो वो कंपनी मेरे को 10 लाख रुपए नहीं देगी, कंपनी मेरे को देगी 5 लाख रुपए देगी मेरे को, मेरे क्लेम का, क्योंकि मेरा नुकसान तो इतना ही हुआ। अगर वो मुझे आज भी 10 लाख रुपए देती है तो मेरा फ़ायदा हो गया ना। मेरे जितने एसेट का नुकसान हुआ या जो मेरी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उतना ही पैसा वो मुझे देगी। ठीक है, अब इसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर मान लो मैंने ऑटोमोबाइल की पॉलिसी ले रखी है विद ज़ीरो डेप के लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। ज़ीरो डेप वाली मैंने ले रखी है तब मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। या फिर मैंने कोई फायर पॉलिसी ली है जिसमें मैंने रीइंस्टेटमेंट क्लोज वाली पॉलिसी ले रखी है, तो भी मेरा उसमें डेप्रिसिएशन नहीं काउंट होगा। ठीक है, दूसरा है अंडर इंश्योरेंस के केस में। इसमें क्या है कि मान लो मेरी फैक्ट्री में सामान तो मैंने रख रखे हैं 10 लाख रुपए के, और मैंने इंश्योरेंस ले रखी है 8 लाख रुपए की, और फैक्ट्री में आग लग गई तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मेरा सामान सारा जल गया तो 10 लाख रुपए गए। अब मैं कंपनी को 10 लाख रुपए नहीं मांग सकता, मैं उससे 8 लाख रुपए लूँगा, क्योंकि मैंने अंडर इंश्योरेंस करा रखी थी। मैंने कंपनी को बोला कि 8 लाख का इंश्योरेंस कर दो, 8 लाख का सामान है मेरी फैक्ट्री में, पर सामान था कितने का, 10 का, तो ये 2 लाख तो मेरी जेब से लग गए। ठीक है, कुछ कंपनी वाले डिडक्टिबल्स भी काटते हैं कि कुछ परसेंटेज ऑफ एडमिसिबल लॉस, जैसे उन्होंने बोल दिया कि 5% पर्टिकुलर क्लेम अमाउंट का काटेंगे हम, या फिर 25,000 रुपये हर लॉस में से काट लेंगे, जो भी उनको ठीक लगे वैसा वो कुछ ना कुछ काटते हैं। कुछ होती है सैल्वेज वैल्यू, जैसे कि मान लो 4 लाख का सामान था फैक्ट्री में, आग लग के 3,80,000 का नुकसान हो गया, और जो 20,000 का सामान था ना वो बचा रह गया, या फिर जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ जिसमें, तो वो कंपनी वाले क्या करेंगे, इस 20,000 के सामान को तो बेच देगी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो 20,000 तो इसका सामान बेचने से मिल गया इस पर्सन को, और कंपनी वाले इसको 3.8 लाख रुपए ही देगी, 4 लाख नहीं देगी। ठीक है, तो ये सैलरी वाला मैंने बताया था आपको। अदर्स भी कुछ होते हैं, जैसे मान लो उस कंपनी का कोई खर्चा लगाओ फायर फाइटिंग में, मतलब आग लगी उसको बचाने में उसको कुछ खर्चा लगाओ, कोई कचरा वगैरह जो डेब्रिस जिसको बोलते हैं, डेब्री रिमूवल, कि डेब्री मतलब जो बाद में बचाओ, जो अवशेष हैं आग लगने से, बाढ़ आने से कोई अवशेष बचे हैं उस फैक्ट्री में या कंपनी में या घर में, तो उसको हटाने में उस कंपनी ने कुछ पैसा लगाओ। मान लो उसका 20,000 रुपये लगे, तो कंपनी 20,000 रुपये फ्री में थोड़ी देगी आपको, कंपनी उस क्लेम में से काट लेगी 20,000 रुपये कि भैया हमने आपको 5 लाख रुपए देने थे, 20,000 तो हमारा खर्चा पहले ही लग गया आपके समय घर को साफ करने में, फैक्ट्री को साफ करने में, तो भैया हम आपको 4,80,000 रुपये देंगे।
ठीक है। अब इसमें एक और है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्विंग। कंपनी वाले रिजर्व बनाते हैं कि क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, ये क्या होता है? रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम्स इज मेड। मतलब इस कंपनी को पता है कि मुझे ये 5 क्लेम देने हैं, मेरे पास आ चुके हैं और हर की अमाउंट 10 लाख है हर क्लेम की, तो टोटल मुझे उस कंपनी को पता है कि उसको 50 लाख की उसकी लाइबिलिटी है। तो वो पहले से ही उसको वो लाइबिलिटी में निकाल के रखेगी कि उसको पैसा देना है। ये वो अपने प्रॉफिट में नहीं लिखेगी उसको, वो अपने अकाउंट्स में उस अमाउंट को प्रॉफिट में नहीं दिखाएगी, उसको वो लाइबिलिटी साइड में ही दिखाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि दैट इंश्योरर हैव टू पे इन फ्यूचर, उसको ये पैसा देना है, आज नहीं तो 2 महीने बाद देना है। ठीक है। एक होता है रिजर्व फॉर लॉसेज। मान लो कोई रिपोर्टेड लॉस है और उसका अभी तक वो इन प्रोसेस है, किसी ने बोल दिया कि आग लगी उस फैक्ट्री में, तो नुकसान उसमें कितना हुआ है वो मान लो सर्वेयर वाली स्टेज पे चल रहा है अभी, तो उसका हमें आइडिया नहीं है कि टोटल नुकसान कितना हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें टेंटेटिव रिजर्व बना के रख लेते हैं कुछ, इस वाले पार्ट में जो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स में, तो टेंटेटिव हम रख लेंगे। या फिर कुछ होता है इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, मतलब आग लग चुकी है पर हमें अभी तक पता ही नहीं है उसके बारे में कि आग लगी है, तो उस केस में जो एक्चुअरीज होते हैं ना, वो कुछ एस्टिमेट करके, मतलब जो भी उनका परसेंटेज होता होगा, जैसे भी हैं ये करते हैं, वो करके कुछ इसमें रिजर्व्स रखते हैं। ठीक है। अब फिर एक आता है पोस्ट लॉस एक्शन। नुकसान हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी दे दिया, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? एक सब्रोगेशन का हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है। उसमें क्या था कि उस इंश्योरेंस कंपनी को राइट मिल जाएंगे कि वो जिससे वो सामने वाले पार्टी से पैसा रिकवर कर सकती है। ठीक है। तो रिकवरी अंडर सब्रोगेशन वो इस क्लोज को इनिशिएट करेगी, इस क्लोज में जाके वो पैसा रिकवर करेगी सामने वाली पार्टी से। रिकवरी फ्रॉम को इंश्योरर, मान लो 2 इंश्योरेंस कंपनियों ने मिलकर पैसा दिया है, दोनों ने मिलकर इंश्योरेंस दी थी, एक ने मान लो 80% कवर करी थी और एक ने कवर करी थी 20%। तो शुरू में तो जो लीड इंश्योरर था ना, जो ज़्यादा इंश्योरेंस वाला, वो पैसा दे देगा क्लेम, बाद में ये 80 वाला इस 20 वाले से 20% का जितना हिस्सा था वो ले लेगा। ठीक है। रिकवरी फ्रॉम री इंश्योरेंस, मान लो 100 रुपये की, मतलब 100 रुपये की अमाउंट जितना हमने उसका इंश्योरेंस दिया, अब उस इंश्योरेंस क्लेम में से मैंने 80 रुपये की अमाउंट का मैंने री इंश्योरेंस ले रखा था, तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, 80 रुपये उससे री इंश्योरेंस कंपनी से वापस ले लेगी, तो वो यहाँ से रिकवरी ले लेगी। जो लॉस डेटा जो हुआ मेरे पास, जो भी नुकसान हुआ, उसका मैं एनालिसिस करूँगा प्रॉपर, ताकि मुझे फ्यूचर में जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग मुझे हेल्प मिल सके और मैं मेरे लॉस को मिनिमाइज कर सकूँ। और लाइक करिए चैनल को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।